बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने फिलक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो है बेटा टॉपिक वही सेम है जो हमने पहला पहला टॉपिक पढ़ा था कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा वही सेम टॉपिक है, उसी सेम टॉपिक की एक कंडीशन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है बेटा। ठीक है, तो वही है जो चार्ज टू मास रेशो के अंदर इस्तेमाल होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बाद बेटा जो हम इंशाल्लाह कल या आज आपको मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, जो ये हमारे टॉपिक्स हुए हैं इनसे रिलेटेड जो 3-4 टॉपिक क्वेश्चंस होते हैं बेटा। तो ये वही टॉपिक है हमारे पास बेटा कि फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा। फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड बेटा। जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वही सेम टॉपिक है बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये पढ़ा था बेटा कि अगर कोई भी हमारे पास इस तरह से बेटा ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। अब इसके अंदर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर आता है इस तरह से बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा अंदर है इस तरह से। और इस तरह से अगर कोई भी चार्ज आ रही है बेटा इस तरह से, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ रही है बेटा, ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये जो इसकी वेलोसिटी बेटा v है, ये चार्ज्ड पार्टिकल आ रहा है बेटा, इसमें एंगल है, एंगल बिटवीन b एंड b इज 90 डिग्री बेटा। ये एंगल v और b के दरमियान 90 डिग्री है बेटा। अब जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा बेटा, तो हमने ये डिस्कस किया है कि इसका पाथ जो होगा, इसका पाथ सर्क्यूलर होगा इस तरह से। क्योंकि ये जैसे ही आएगा बेटा, इसके ऊपर हम लगाते राइट हैंड रूल, पॉजिटिव चार्ज है। ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बेटा थंब, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप करोगे बेटा तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और जब ये आएगा तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स कंटिन्यूसली सेंटर की तरफ लगेगी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला किरदार अदा करेगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड देगी। ये केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से आता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अगर परपेंडिकुलर होता है, तो उसके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, और ये चार्ज्ड पार्टिकल जो होता है ये सर्किल में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये सर्किल वाला केस जो है यहाँ पे दिया गया है। मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बेटा 90 डिग्री है बिटवीन v एंड b, then charged particle will move in circular पाथ। चार्ज पार्टिकल किस में मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और इस कंडीशन के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कौन देगा?
मैग्नेटिक फोर्स देगा। बेटा आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल बेटा यहाँ पे है तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है बेटा, ऊपर की तरफ। जब ये यहाँ पे आएगा बेटा तो फोर्स अंदर की तरफ, इस तरह से कंटिन्यूअसली ये इस तरह से फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये जो होगा फोर्स का डायरेक्शन जो होगा बेटा यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो बेटा होगी इन दिस केस, इन दिस केस मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स cannot change magnitude of velocity or kinetic energy। बेटा आपको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान एंगल 90 होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा होती है, ये मैग्नेटिक फोर्स ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर पाएगी और ना ही काइनेटिक एनर्जी। जो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं बेटा कि जब कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो कभी भी किसी भी रोटेट करने वाली चीज की स्पीड को बढ़ा नहीं सकती, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज but can change linear momentum of charge due to change of direction। बेटा चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि बेटा एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है टॉर्क से। बेटा ये हम 4 और 5 चैप्टर के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी की वजह से चेंज होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज नहीं कर पाती। ये लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है क्योंकि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन टेंजेंट वाला होता है, इसलिए कंटिन्यूअसली उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। जैसे आपको पता है टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, कह सकते हैं कि चार्ज के लीनियर मोमेंटम को ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये चेंज कर सकती है। बाकी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम को भी चेंज नहीं कर सकती, ये जो सेंट्रीपिटल या मैग्नेटिक फोर्स है। बेटा आप कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है कैन नॉट डू वर्क, ये वर्क नहीं कर सकती क्योंकि बेटा आपको पता है वर्क होता है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है 0 जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है, देयरफॉर वर्क भी नहीं होता। तो ये बातें बेटा बुनियादी चीजें जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये केस। बेटा फर्स्ट हमारा टॉपिक ही यही था कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है और मैग्नेटिक फील्ड से जब उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है तो ये जो चार्ज होती है इस चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं कर सकती, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ जो लीनियर मोमेंटम है उसका भी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है, उसका भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेटा किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वेलोसिटी के साथ इसकी 90 डिग्री होती है, और जिस फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री होता है उस फोर्स को हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं।
डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मकसद होता है फोर्स विच कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स magnetic force can also be termed as ठीक है, ये एज डिफ्लेक्टिंग फोर्स बेटा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कहा जाता है बेटा, बिकॉज दिस फोर्स cannot change magnitude of velocity या स्पीड, इसको चेंज नहीं कर सकती बेटा ये फोर्स, इसलिए इसको डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहा जाता है बेटा। मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मकसद है ऐसी फोर्स जो किसी भी चार्ज को अपने रास्ते से तो हटा सकती है, लेकिन उसको जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड जो होती है वो चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है जो ये काम कर सकती है बेटा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इसकी इनिशियल्स। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटा कि जब कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर बेटा इस तरह से इंटर होगी, ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब इंटर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो इस तरह से लगाएगी कि वो उसकी मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी और वो चार्ज जो होगी वो सर्किल में रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। और जब वो सर्किल में रिवॉल्व करना शुरू कर देगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा बेटा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये फोर्स उसकी न स्पीड बढ़ा सकती है ना ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो न इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती है, न मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकती है, ना ही एंगुलर मोमेंटम चेंज कर सकती है इस चार्ज का, सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन दे सकती है। और ये फोर्स वर्क भी नहीं कर सकती क्योंकि वर्क जो होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर के अंदर कि वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे चेंज ऑफ एनर्जी नहीं आ रही। इसका मतलब ये होता है कि ये फोर्स जो होती है ये वर्क भी नहीं कर सकती बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट कि जब इसका रेडियस क्या होता है बेटा। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका करते हैं बेटा। अब इसका रेडियस जो होता है कि ये रेडियस इसका कितना होता है बेटा, अभी हमने डिस्कस किया है बेटा कि अगर कोई भी चार्ज है वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी बेटा। ठीक है, अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है बेटा और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने के बाद अगर ये चार्ज इस तरह से सर्कुलर पाथ में जाती है बेटा, सपोज करें ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में जाती है बेटा इस तरह से, तो इसका अगर रेडियस हम देखना चाहें बेटा, ये रेडियस जो होगा ये किसके बराबर होगा बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा इस कंडीशन के अंदर हमने पढ़ा है कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है बेटा, mv² अपॉन आर, या ये भी हो सकता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स होती है इसके ऊपर QVB, क्योंकि बेटा थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होती है, देयरफॉर साइन 90 जो होती है वो 1 के बराबर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी बेटा। अब एक V इस V में जाएगी बेटा, mv अपॉन आर इज इक्वल टू Q इंटू B बेटा, तो इसका रेडियस हो जाएगा इज इक्वल टू mv अपॉन QB, ये हो जाएगा बेटा रेडियस का फार्मूला। तो ये रेडियस का फार्मूला क्या कहता है बेटा, ये रेडियस का फार्मूला ये कहता है बेटा,
ठीक है, ये रेडियस का फार्मूला हुआ बेटा, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी बेटा। इसका मतलब ये है कि बेटा कि रेडियस जो होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और चार्ज पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, आप इसके ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर आप जो है वो यहां से एक क्वेश्चन में लिखता हूं इस फार्मूले के ऊपर बेटा। इस फार्मूले के ऊपर मैं इस तरह से क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन and proton are moving with same velocity beta if they enter uniform magnetic field which particle then, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा, अब इसमें एक दो क्वेश्चन मैं बनाता हूं बेटा। इसमें मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग द सेम वेलोसिटी, ठीक है, इफ दे इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या फाइंड करना है, देन कंपेयर रेडियाई, ठीक है, दोनों के रेडियाई को कंपेयर करें। नंबर 2, विच पार्टिकल will deflect more, ठीक है, कौन सा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन 1 का मैं सॉल्यूशन करता हूं बेटा। रेडियस का फार्मूला तो हमने कर लिया, अब क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन करता हूं बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। सिर्फ नेचर चेंज है, बाकी मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा, बी दोनों के लिए सेम है बेटा। अब आपको पता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा रेडियस निकाले, रेडियस ऑफ प्रोटॉन बेटा, ठीक है, अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी अपॉन Q इंटू बी। बेटा बाकी तो सब सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V अपॉन क्यू बी बेटा कैंसल, ये हो जाएगा बेटा कैंसल, वेलोसिटी। अब ये आ जाएगा आपके पास आंसर, मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ द प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन ओवर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है बेटा। इसका मकसद है कि प्रोटॉन का मास बड़ा है तो रेडियस बड़ा होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो रेडियस कम होगा बेटा। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, मैं इसको बनाता हूं बेटा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बनाता हूं बेटा। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन का रेडियस जो होता है बेटा वो बड़ा होता है, और इलेक्ट्रॉन का रेडियस छोटा होता है। बेटा ध्यान से तवज्जो से, जो होती है बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके लिए मसला करती है, ठीक है, इतना आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग होती है। बेटा देखें, इसका मतलब है प्रोटॉन इस तरह से आएगा बेटा, प्रोटॉन का रेडियस बड़ा होगा बेटा, ये प्रोटॉन जो होता है बेटा इसका रेडियस बन गया, ये रेडियस ऑफ द प्रोटॉन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कलर को चेंज करता हूँ, इलेक्ट्रॉन के कलर को मैं बेटा चेंज करता हूँ, ये आ गया इलेक्ट्रॉन बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो दोनों का रोटेशन बेटा इस
इसकी रोटेशन इस तरह से होगी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन इस तरह होगी। रोटेशन दोनों की तब्दील होगी, क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर नेचर ऑफ चार्ज चेंज है, एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर क्या है बेटा, निगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉन का रेडियस जो होगा बेटा वो छोटा होगा, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन छोटा होगा बेटा। इसका मतलब है कि अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम वेलोसिटी के साथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे, तो प्रोटॉन का रेडियस बड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आ गई बात बेटा कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, मास के है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ये इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा सेकंड की, सेकंड के सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। सेकंड का सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकल हैविंग लार्ज रेडियस हैज सिमिलर डिफ्लेक्शन। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपोजिट चीज है जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी। बेटा ऐसा पार्टिकल जिसका रेडियस बड़ा होता है उसकी डिफ्लेक्शन कम होती है। डिफ्लेक्शन का मकसद क्या है बेटा, अपने रास्ते से हटना। आप देखिए बेटा, अब देखिए इसको ध्यान से बेटा, तवज्जो से देखे बेटा। देखे इस प्रोटॉन का ये रास्ता था बेटा, ये प्रोटॉन का रास्ता था, ये प्रोटॉन का रेडियस बड़ा है तो इसने अपने रास्ते से कम डेविएशन आई है। ये था बेटा इलेक्ट्रॉन का रास्ता, ये था इलेक्ट्रॉन का रास्ता बेटा, ये प्रोटॉन का रास्ता और ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता था। देखिए बेटा प्रोटॉन ने कम डिफ्लेक्ट, रेडियस बड़ा है, रेडियस बड़े का मकसद है उसमें डिफ्लेक्शन कम आई है, रेडियस छोटे का मतलब है उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आई है। आप कह सकते हो कि प्रोटॉन की जो थीटा है बेटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन लेस देन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसका रेडियस छोटा होगा वो ज्यादा कर्व लेगा और जिसका रेडियस बड़ा होगा वो कम कर्व लेगा। इसलिए हम कहेंगे कि डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन इन प्रोटॉन is smaller than deflection in electron बेटा। इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा है बेटा, प्रोटॉन के अंदर डिफ्लेक्शन क्या होती है बेटा, प्रोटॉन के अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो कम होती है बेटा, एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। डिफ्लेक्शन इज स्मॉलर देन डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो चीज बेटा, सिंपल सी बात है, एक चीज इस रास्ते पे जा रही है बेटा, इस रास्ते पे जा रही है, ये इसका रास्ता है, ठीक है, इसको समझे। अगर वो इस तरह ज्यादा इस तरह से छोटा रेडियस करती है, इसका मकसद है उसके रास्ते में डेविएशन ज्यादा आई। और एक चीज होती है बेटा जो इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये चीज इस तरह से जा रही है, उसका रेडियस बड़ा बनता है बेटा, रेडियस बड़ा बनेगा तो उसके अंदर अपने रास्ते से डेविएशन क्या आई है, छोटी आई है। तो जो बेटा जिसका रेडियस छोटा होगा उसके अंदर डेविएशन ज्यादा आएगी, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसके अंदर डेविएशन क्या होगी बेटा, कम होगी। तो ये एंगल थीटा बेटा प्रोटॉन की है और ये एंगल थीटा आप ले ले इलेक्ट्रॉन की है। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा उसमें डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, जिसका रेडियस छोटा होगा उसके अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी। तो ये हो गया बेटा हमारे पास रेडियस का। आगे भी है बेटा इसके फार्मूलाज को आगे मैं ले जाता हूँ। आल्सो आपको पता है बेटा कि रेडियस जो होता है बेटा, रेडियस इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी बेटा। यहां से आप कर सकते हैं बेटा रेडियस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी बेटा। ये फार्मूला भी इसका आता है बेटा कि रेडियस जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। अब अगर इस केस के अंदर देखें बेटा, अगर इस केस के अंदर देखें तो इस तरह से होगा बेटा। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन को बेटा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग with same momentum,
same momentum, then compare their radii, इनके रेडियाई को कंपेयर करें बेटा, क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल सी बात है, जब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन, दोनों के इक्वल होंगे, सेम डिफ्लेक्शन होगी क्योंकि मोमेंटा इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मास की बात नहीं की गई, यहाँ पे मोमेंटा की बात की गई है। तो मोमेंटम जो होता है, अगर दोनों का इक्वल होता है तो रेडियाई क्या हो जाएंगे? दोनों के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन में करता हूँ, चले ये इस तरह से कर। एक होता है बेटा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन बेटा आर मूविंग, alpha particle and proton are moving with same velocity, same velocity, compare their radii, compare radii, दोनों के रेडियाई कंपेयर करें बेटा। ठीक, कर लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं। मास ऑफ द अल्फा बेटा क्या होता है? मास ऑफ द अल्फा 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन। इसमें कभी कभी होता है बेटा ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। ठीक है, उसका मास जो होगा बेटा वो प्रोटॉन से ड्यूटेरियम जो होता है ट्वाइस होगा उसका मास, और चार्ज सेम प्रोटॉन वाली, क्योंकि ड्यूटेरियम जो होता है वो आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ट्राइटॉन का भी आता है, ट्राइटॉन का मकसद है न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम, मास 3 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन और चार्ज सेम होती है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और बेटा चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस चार्ज ऑफ द प्रोटॉन है बेटा। वेलोसिटीज तो इक्वल है, वेलोसिटीज ऑफ द अल्फा, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन इक्वल है, दोनों को v के बराबर कर दे। कंपेयर करें रेडियाई, रेडियाई ऑफ द अल्फा over radii of the proton is equal to mass of the alpha, velocity of the alpha, charge of the alpha, सॉरी बीटा मैंने लिख दिया बेटा, ये हो जाएगा बेटा चार्ज ऑफ अल्फा इनटू बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन, वेलोसिटी, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, बी बेटा, बी गया बी में। इस तरह से बेटा आप कर सकते हो मास ऑफ द अल्फा 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन अपन चार्ज ऑफ द अल्फा ट्वाइस चार्ज ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन गया प्रोटॉन में, तो ये हो जाएगा आर अपन अल्फा, आर ओवर प्रोटॉन इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। आप कर सकते हैं रेडियस ऑफ द अल्फा बेटा ये आ गया। ठीक है, रेडियस ऑफ द अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, और रेडियस ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अल्फा, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंस अगर मोमेंटा इक्वल हो, अगर मोमेंटा इक्वल हो तो भी आप मोमेंटम का फार्मूला इसी तरह से इस्तेमाल करोगे, तो इस तरह से इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको मोमेंटा के सेंस में भी ले सकते हैं और आप इसको वेलोसिटी इसके अंदर भी लिख सकते हैं बेटा। अब आप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा, यहां पे मैं लिख लेता हूं बेटा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बेटा, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मैं फार्मूला लिखता हूं बेटा, आर होता है बेटा P अपन Q इंटू बी बेटा। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन बेटा 2। आपको पता है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन 2m बेटा। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा। तो आपको पता है बेटा यहां से आप कर सकते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू m बेटा। काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपन 2m के, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं बेटा, आप लिख रख सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं बेटा ये हो जाएगा
अंडर रेडिकल 2k इंटू एम अपन क्यू इंटू बी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, किसी भी तरह लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप इसको फार्मूला को ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे, फार्मूले को एक चीज से दूसरे में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, ये ट्रांसफॉर्म कर ले, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन आता है काइनेटिक एनर्जी का आता है, यहां से लें आप इसको। ठीक है, अगर आप में इसी की सेम क्वेश्चन को विद सेम काइनेटिक एनर्जी आप सेम ले लें, अंडर रेडिकल के साथ आएगा, अंडर रेडिकल के साथ चला जाएगा, बात कोई नहीं, इसमें कोई चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप फार्मूले की ट्रांसफॉर्मेशन सीखे। तो ये हो गई हमारे पास बेटा इस तरह से। ठीक है, अब आपके बुक के अंदर बेटा जो दिए गए मुख्तलिफ डायग्राम, उनके राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि ये इसका इस तरह पाथ होगा, इसका इस तरह पाथ होगा, वो पाथ्स निकालना मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। अब एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट होती है बेटा, अब दूसरी ये होती है, ये तो हमने जो भी पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एक फील्ड के अंदर आता है बेटा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, अकेली फील्ड के अंदर आता है, तो फिर उसमें होगा ना ना, आवाज बोले खुलेगी आवाज। हेलो, क्लास हिकिड़ो आहे, क्लास क्लास न न ये समझे पाण रही क्लास हिकिड़ो बि आहे न। ठीक है, ठीक। तो देखिए बेटा, इस तरह से अगर बोथ में करते हैं तो ये केस आता है बेटा, इसके अंदर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बेटा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बेटा, ये इस्तेमाल होता है आपके बुक के अंदर भी, ये चार्ज टू मास रेशियो है, सीआरओ के अंदर है, सब चीजों के अंदर है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस ई एंड बी बेटा। ठीक है, अब बेटा अगर कोई भी ऐसी रीजन है जिस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो हमने ये पढ़ा बेटा, ये आप देख लें बेटा, ये हमने जो फर्स्ट पढ़ा था ना बेटा, इसके अंदर देखिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आ जाता है बेटा, एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहां पे ई भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। अब लेते हैं इसको बेटा थोड़ा ध्यान से, तवज्जो से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो बच्चे भेज रहे हैं वो मोस्टली इसी केस के ऊपर भेज रहे हैं बेटा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है, और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाता हूँ क्रॉस ई एंड बी। क्रॉस का मतलब है बेटा परपेंडिकुलर, क्रॉस का मकसद है दोनों परपेंडिकुलर है, फील्ड ई और बी दोनों परपेंडिकुलर। सपोज करें बेटा, यहाँ पे मैं लेता हूं इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, ये प्लेट है बेटा, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इसको मैंने बेटा पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इसको मैंने कर दिया बेटा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गई। ठीक है बेटा, ये हो गई इस तरह से, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का पहले मैंने बना दिया बेटा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर बोथ फील्ड एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है, तो जरूरी नहीं है उसके ऊपर हमेशा एक जैसी फोर्स लगे, वो स्लो आएगा, कम फोर्स लगेगी, फास्ट आएगा, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है वो अफेक्ट नहीं होता वेलोसिटी ऑफ द चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। बेटा लिख देता हूं मैं इसको भी, ठीक है बेटा, मैं इसको लिख देता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी बेटा, क्योंकि F इज इक्वल टू होती है बेटा क्यू वी बी साइन थीटा बेटा, डिपेंड्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा डज नॉट डिपेंड्स बेटा, डज नॉट डिपेंड्स बेटा वेलोसिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बेटा F इज इक्वल टू E इंटू क्यू ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से आता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, यहाँ से ये फार्मूला आता है F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी बेटा। ठीक है, क्योंकि चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब देखिए बेटा, याद रखिए, अब इसको समझें बेटा। सपोज करें बेटा यहां से एक प्रोटॉन आ रहा है, ये प्रोटॉन आ गया एक ऐसी रीजन में जिसके अंदर क्रॉस E एंड B, ये इस तरह बेटा है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये इस तरह से बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, ये इस तरह से बेटा, क्रॉस E एंड B, इसको इस तरह से हम देखते हैं बेटा, जिस तरह फिंगर एक दूसरे से क्रॉस है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लाइनें तो क्रॉस नहीं करती, लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरे से नहीं करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की एक दूसरे से नहीं करेंगी। अब आप वही सेम रूल क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के लिए लगाओगे क्या, कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को कैसे क्रॉस करेगी? भाई इलेक्ट्रिक अलग चीज है, मैग्नेटिक अलग चीज है, वो अपनी एक दूसरी लाइनों को क्रॉस नहीं करते, बाकी एक दूसरे से कर सकते हैं, इसमें क्या इश्यू है? तो ये आ जाएगा बेटा, ये चार्ज्ड पार्टिकल जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंचेगा, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी बेटा। कौन सी फोर्सेस लगेंगी बेटा? देखें, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इसके ऊपर, फोर्स ऊपर, और ये पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा नीचे, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी बेटा। इसके ऊपर ये लगेगी बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट फोर्सेस लगेगी। जो मैंने केस बनाया, जरूरी नहीं आप जो बनाओ उसमें परपेंडिकुलर हो, सेम भी हो सकती है। मैंने जो बनाया ना, जो मुझे पढ़ाना है, उसमें दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अब देखिए बेटा, अब ये चार्ज पार्टिकल किस तरह जाएगा? अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर तो दो फोर्सेस है, अब ये चार्ज पार्टिकल का किस तरफ जाएगा वो डिसीजन करेगी वेलोसिटी, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है? वो तो कांस्टेंट होती है। अब वेलोसिटी फैसला करेगी कि चार्ज को किस तरह जाना है, क्योंकि वेलोसिटी अगर कम है और मैग्नेटिक फोर्स कम है और इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको अपनी तरफ ले जाएगी। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स अपने डायरेक्शन में ले जाएगी, भले इलेक्ट्रिक फोर्स लगती रहे। लेकिन अगर एक वेलोसिटी ऐसी है जिस वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फोर्स भी उतनी लगती है जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो सीधी निकल जाएगी चार्ज। मींस तीन केसेस होंगे, मैं केस बनाता हूं बेटा। केस वन है इसका। केस वन क्या बनता है बेटा? केस वन बनता है कि वेलोसिटी इज, मैं यहां पे नीचे, केस वन ये होता है कि बेटा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। कब होगा बेटा? वेन वेलोसिटी, वेन
velocity is below certain level. एक सर्टेन लेवल होती है बेटा वेलोसिटी की, ठीक है। अब केस में बनाता हूं फिर समझाता हूं आपको। बेटा केस 2 है और इस कंडीशन के अंदर डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी बेटा? इस कंडीशन के अंदर इस चार्ज पार्टिकल की डिफ्लेक्शन जो होगी बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में, इस तरह से डिफ्लेक्शन मैंने ये बनाई नहीं है, जस्ट मोशन का डायरेक्शन बनाया। केस 2 बेटा, केस 2 मैं करता हूं। केस 2 का मकसद है इलेक्ट्रिक फोर्स लेस देन मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बेटा। ये कब होता है? ये तब होता है व्हेन v is greater than certain level, greater than certain level बेटा। जब v एक सर्टेन लेवल से ग्रेटर होती है, ठीक है। वो सर्टेन लेवल कौन सी है? अब ये मसला होगा कि सर्टेन लेवल कहां से आए, कैसे पता लगे? ये इस तरह चली जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में चली जाएगी बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं केस 3। केस 3 क्या कहता है? केस 3 कहता है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? अब ये होगा, ये तब होता है बेटा कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल के बराबर होगी वेलोसिटी, ठीक है। ये इसका मैं लिखता हूं, चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके अंदर मैं लिखता हूं चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ है बेटा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है बेटा, यहाँ पे बनी हुई है, ये देख लो, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? अब ये होगा चार्ज विल मूव undeflected or in straight line, ठीक है। ये चार्ज स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी बेटा, ये जैसे आ रही होगी वैसे ही जाएगी। ये चार्ज इस तरह से जैसे आ रही है ऐसे ही गुजर जाएगी। इसका मतलब है फैसला कौन करेगा? फैसला करेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी एक टिपिकल लेवल पे होगी तो सीधा जाएगी, उससे कम होगी इलेक्ट्रिक फोर्स में जाएगी, उससे ज्यादा होगी वो जाएगी, ठीक है बेटा। इसका फैसला करेगी बेटा जो है वो वेलोसिटी। अब हमें कैसे पता लगे वो वेलोसिटी कौन सी होगी? इसका हम करते हैं फार्मूला, ठीक है बेटा। इसका फार्मूला ये होगा कि जब ये स्टेट में तब जाएगी बेटा जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होंगी, एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। इस कंडीशन के अंदर जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगी, आपको पता है बेटा चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बेटा E इंटू क्यू होती है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है बेटा? क्यू वी बी थीटा 90, देयरफॉर साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक बेटा। अब क्यू गई क्यूब में, ई हो जाएगी v इंटू बी, वी हो जाएगी ई अपन बी। ये आ गया सर्टेन वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है बेटा। उस वेलोसिटी का फार्मूला जिस वेलोसिटी पे फोर्सेस इक्वल होंगी वो किसके बराबर हो जाएगी? v इज इक्वल टू ई अपन बी। क्वेश्चन में करता हूं बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा मैं क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन ये है कि इफ E is equal to 10 Newton per coulomb and B is equal to 2 Tesla, then find velocity for which charge moves through cross E and B undeflected,
वो वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब आपको पता है वो वेलोसिटी क्या होती है, v हो जाएगी e अपन v बेटा, e एट 10/5 मीटर पर सेकंड। अगर ये चार्ज 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी बेटा तो फोर्सेस इक्वल होंगी, अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगी। अगर 5 से कम होगी, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, अगर 5 मीटर पर सेकंड होगी तो मींस इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अगर वेलोसिटी लेस देन 5 मीटर पर सेकंड होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स होगी। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकंड होगी तो मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अब जरूरी नहीं आप ये हर चीज के लिए लगा के बैठो, मैंने इसके लिए लगाई, ऐसा नहीं कि आप ये उठा के लगा दो कि यह बस आपने सिर्फ 5 लिखा ना, तो मैंने 5 इस क्वेश्चन का लिखा है। तो इसका मैं मतलब आपको समझा रहा हूं, अगर इस चार्ज की वेलोसिटी 5 होगी अनडिफ्लेक्टेड, अगर इसकी चार्ज 5 से कम होगी चार्ज की वेलोसिटी एफ ई बड़ी हो जाएगी, अगर ज्यादा होगी एफ एम बड़ी हो जाएगी। कल डिस्कस करेंगे बेटा।